स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा BPSC प्रधान शिक्षक के लिए। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये सामान्य अध्ययन का है, जिसमें हमने बताया था कि इसमें पहले जो 20 प्रश्न हैं वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हैं और बाकी यहाँ से जो 21 नंबर से जो सवाल हैं वो अब यहाँ से सामान्य अध्ययन के यानी करंट अफेयर और GK GS के प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसका पहला ही प्रश्न देखते हैं, यानी कि अभी 21 से 30 नंबर तक, यानी कि पहले जो 10 प्रश्न हैं इस सेट में करंट अफेयर के रह रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि 2024 में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है। नाटो में, तो 2024 में नाटो में जो देश शामिल हुआ है वो स्वीडन है। तो देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन है स्वीडन, और ये स्वीडन जो है नाटो का कौन सा कितना नंबर का देश है, यानी कि ये 32वां सदस्य है उसका। इसके पहले फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का सदस्य बना था और वो 31वां था, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्वीडन जो है कि 32वां है, ये फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना था अप्रैल 2023 में। नाटो का पूरा नाम जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक सैन्य संगठन के रूप में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए। और इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्वयं पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। स्वयं आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल पोर्टल है और कोरोना के समय में इसे शुरू किया गया था ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके इस पर। तो ये केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में स्वयं ये पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। स्वयं प्लेटफॉर्म को वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और अब इसे जो है कि इसे प्रमोट भी किया गया है। फरवरी 2024 में स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। सही जवाब इसका है धर्मेंद्र प्रधान। और इसके बाद के प्रश्न है कि हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं। अगला प्रश्न है, और हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर जो बने हैं वो हैं कुलदीप कुमार बने हैं, ये नए मेयर हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं। तो अभी जो मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सुनवाई पूरी करते हुए आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया है। इसके पहले आपने देखा था कि चुनाव में किस तरीके से धांधली हुई थी और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है कुलदीप कुमार। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है। ये 24वां प्रश्न है, लाडली बहन योजना किस सरकार ने शुरू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है। और इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने यानी कि 1250 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे, 1250 रुपये का इसमें ये प्रोविज़न है। एक योजना है लाडली बहन योजना, जिसमें 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को 1250 रुपये देने की बात की गई है। इसके बाद ये प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ से कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये अगला प्रश्न है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते थे। और यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है जिसे राष्ट्रमंडल भी कहते हैं, तो 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण थे, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे उसमें। और ऑस्ट्रेलिया इसमें 67 स्वर्ण और 57 रजत और 54 कांस्य पदक के साथ कुल 178 पदक जीते थे और वो कॉमनवेल्थ गेम यानी कि 2022 में पहले स्थान पर रहा था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। वर्ष 2023 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो ये नॉर्वेजियन लेखक थे यानी कि जॉन फांसे को, उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए दिया गया था ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, जॉन फॉसे को दिया गया था। और साहित्य के में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान किया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं कि वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का, वो जो है कि एनी आर्नोकस यानी जो फ्रांस को रहने वाले थे उनको दिया गया था।
यानी कि ऑप्शन बी जो हैं ये इनको 2023 में दिया गया था और 22 में इनको, और ये 2023 के विजेता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आप जानते हैं कि वहीदा रहमान को दिया गया था। ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में भी रहा था कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2023 का वहीदा रहमान, जो अपने ज़माने की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी थी, और यह सम्मान उन्हें दिया गया था वर्ष 2021 के लिए। और इसके पहले जो वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के का जो अवार्ड दिया गया था ये आशा पारेख को दिया गया था वर्ष 2022 में, और ये 21 वाला जो दिया गया था 23 में दिया गया था इनको, ये वहीदा रहमान को। और इस अवार्ड की यानी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी, जो 1969 में उनको दिया गया था, जबकि 2019 में ये अवार्ड दिया गया था रजनीकांत को दिया गया था 2019 वाला। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि किस देश में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो सही इसका जवाब है कि जो म्यांमार है, यानी कि म्यांमार में सीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ था मई 2023 में। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद इसके प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था? 2023 में जो विश्व हृदय दिवस मना था 29 सितंबर को, उसका थीम बताना है कि उसका मुख्य विषय क्या था। उसका थीम था यूज हार्ट नो हर्ट, अर्थात हृदय का उपयोग करें और हृदय को जानें। तो ये है इसका कि यूज हार्ट और नो हर्ट, इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? मधेपुरा में जो लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है जहाँ पे भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल का निर्माण किया गया, तो उसकी शक्ति बताना है कि वो कितने शक्ति का वो इंजन जो है कि वो तैयार किया गया है। और इसका सही जवाब है कि इसमें जो उस रेल इंजन का जो सामर्थ्य था यानी कि 12,000 हॉर्स पावर यानी कि 12,000 अश्वशक्ति वो उस इंजन का वो सामर्थ्य था। आप जानते हैं कि 746 वाट को मेगावाट को जो है कि हम लोग एक हॉर्स पावर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि ताप वृद्धि से, अब यहाँ से साइंस के प्रश्न हैं, क्योंकि अब यहाँ से साइंस के प्रश्न है कि ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोध, ये बताना है कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो किसी अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है। और इसका सही जवाब है कि जब किसी अर्धचालक ताप वृद्धि होती है तो किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है? समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है? और इसका सही जवाब है कि समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान ध्रुवों पर होता है। और किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान व जो है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि दोनों पिंडों के भार समान है इसलिए न्यूनतम द्रव्यमान वहाँ पर होता है जहाँ जी अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा सबसे अधिकतम होता है। तो इस तरीके से दो पिंडों का जो न्यूनतम द्रव्यमान होगा वो ध्रुवों पर ही होगा। नेक्स्ट है कि पवना विद्रोह कब हुआ था? ये अगला प्रश्न है। पवना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर के 1876 तक। और पवना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों का एक विद्रोह था, यानी कि किसानों ने जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह किया था। और ये कहाँ हुआ था? तो पवना विद्रोह जो हुआ था वो यानी कि ये पश्चिम बंगाल के सिराजगंज जिला में जो ये पवना क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था, यानी कि बंगाल के यूसुफशाही परगना के पवना क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था किसानों का 1873 से 76 के बीच में। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती में अभियुक्त नहीं था? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था यानी कि काकोरी कांड के नाम से जिसको जाना जाता है, 1925 में ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और उसमें बहुत लोगों का उसमें नाम था, यानी कि इसमें
और उनको सज़ा भी हुई थी, आजीवन कारावास की भी सज़ा हुई थी। तो इसमें बताना है कि कौन के लोग थे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें अभियुक्त नहीं थे। इसमें देखिए भगत सिंह जो है, भगत सिंह का संबंध ये काकोरी ट्रेन डकैती से नहीं था। भगत सिंह का जो संबंध था यानी कि लाहौर षड्यंत्र, यानी कि जो 1929 में जो लाहौर षड्यंत्र केस बना था उसमें उनका नाम आया था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी ये सभी लोग जो हैं ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे। और उसमें से जो है कि बहुत लोगों को, अशफाक उल्लाह को फांसी भी दी गई थी उसमें। राजेंद्र लाहिड़ी को देखिए इसमें 17 लोगों को लंबी सज़ा दी गई थी, 4 को आजीवन कारावास मिला था। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी इन सभी लोगों को इसमें गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी तथा गोंडा में उनको फांसी दी गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। ईरान का जो प्रसिद्ध चित्रकार थे अबू समद, ये हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आए थे। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अबू समद। और अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की, जिसके प्रभारी अबू समद को बनाया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है, यानी कि हुमायूं के निमंत्रण पर ये भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कठोर जल से अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है कि कठोर जल से अच्छे तरीके से कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। इसका कारण है कि साबुन धूल के कणों पर जमने के बजाय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सल्फेटों के साथ अभिक्रिया करके पृष्ठमल का निर्माण करते हैं, यानी कि अच्छे से झाग नहीं बन जाता है। और यही कारण है कि कपड़ों की सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है इस ऑप्शन सी है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैसें अपने वर्ग में पाई जाती हैं। नोबेल गैस यानी कि जो 6 अक्रिय गैसें हैं जिसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो ये बता रहा है कि किस अनुक्रम में सबसे, यानी कि उनका क्रम है, किस क्रम में पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें परमाणु संख्या के आधार पर देखिएगा तो सबसे पहले इसमें 6 नोबेल गैसें हैं, यानी कि, और इसका परमाणु क्रमांक आप जान लीजिए कि पहले 2 होता है, फिर उसके बाद से 10, फिर 18, 36, 54 और ये 86। आप इसको याद रख सकते हैं कि 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये उनका परमाणु क्रमांक है। इतने क्रमांक की जो तत्व हैं वो अक्रिय गैसों में शामिल हैं, यानी कि उसे इनर्ट गैस कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहते हैं। उनका नाम जान लीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पहले इसमें जो हैं ये इसमें पहले हीलियम है, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो हीलियम का ये जो परमाणु क्रमांक है 2 है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण बताना इसमें से कौन से नहीं है। और सही जवाब है कि दूध जो है ये समांगी मिश्रण नहीं है। दूध के विषय में आप जानते हैं कि दूध एक कोलाइडी विलयन है, और इस तरीके से इसका सही जवाब है दूध ये समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। और आप देख सकते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण जैसे पदार्थ बनते हैं, और यानी कि उनको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण इसका सही जवाब है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, इस तरीके से। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि यहाँ से देखिए क्या, इसके बाद के प्रश्न है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती हैं। और इसका सही जवाब है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और आप जानते हैं कि जिंक एक संक्रमण धातु है, यानी कि ट्रांजिशन मेटल है, और हवा के संपर्क में आने पर जिंक हवा में उपस्थित CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे जिंक के ऊपर जिंक कार्बोनेट की परत जम जाती हैं, और यह एक सुरक्षात्मक परत होती है जो जिंक को जंग लगने से बचाती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है। वृद्धि को प्रोन्नत यानी कि वृद्धि को बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम कौन सा करता है।
और इसमें देखिए कुछ ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं और इसका सही जवाब है कि जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथियाँ हैं जिसके द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन को प्रोन्नत यानी कि वृद्धि में वो मददगार होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है अग्र पिट्यूटरी। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है, उसको मूत्र में अगर आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति को यानी कि हीमेटूरिया कहलाती हैं और हीमेटूरिया की दशा में अनेक प्रकार के वृक्क संबंधी यानी कि जो रोग जो हैं वो हो जाते हैं। और यूरेमिया में नाइट्रोजन कचरे को ठीक से छानने में गुर्दे की विफलता से रक्त प्रवाह में नाइट्रोजन कचरे का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि इसको ऑप्शन बी में जो दिया गया है यानी कि हीमेटूरिया के नाम से जाना जाता है जब मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है। जीन जो है कि किससे बना होता है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, देख सकते हैं। और जीन मुख्यतः ये डीएनए से बना होता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, डीएनए। इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक नहीं है। परितंत्र का संघटक इसमें से कौन नहीं है, ये 44वां प्रश्न है। और इसमें देख सकते हैं कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार से जो तारा जो है वो परितंत्र का संघटक नहीं है, क्योंकि परितंत्र का मतलब होता है कि इसमें पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव ये सब शामिल होते हैं, जबकि तारा क्या है कि एक प्रकार के खगोलीय पिंड है, तो ये परितंत्र में शामिल इसको नहीं किया जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसका सही जवाब है मीथेन, जो कि लैंडफिल से उत्पन्न होती हैं। और लैंडफिल्स यानी कि मतलब जो दबाना यानी कि जो दबने की जो प्रक्रिया के तहत ज़मीन में गड्ढा खोदकर ठोस कूड़े कचरे तथा अवशेष को गड्ढे में दबा देते हैं और उससे मिट्टी से जब ढक देते हैं जिससे कि वो वातावरण को प्रदूषित नहीं कर सकता है। और वहाँ से जो है कि मीथेन गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है वो CH4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। यहाँ पे देखिए कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संधियों के नाम हैं जो विभिन्न जगहों पे हुए हैं और और एक तरफ उनके से संबंधित जो है कि विषय हैं कि कौन सी जो सभा या कौन सा जो सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, वो किस विषय को लेकर के हुए थे। तो देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन ये देखना है कि सही सुमेलित का चयन करना है कि कौन सा सही सुमेलित है इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन है बेसल सभा, ये जैव विविधता संरक्षण है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अनुसार। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग या इसमें दिया हुआ है। और रामसर सभा ये भौमिक जल प्रदूषण से दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सही सुमेल देखना है कि सही कौन सा है। इसमें देखिए इसमें एक ही सही दिख रहा है, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये जलवायु परिवर्तन से ये सही है। बाकी देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। बेसल जो सभा हुआ था 1979 में, तो ये हुआ था यानी कि 1992 तक ये प्रभावी हुआ था और इसका उद्देश्य था यानी कि अवशिष्ट पदार्थों के सीमा पार हस्तांतरण के नियंत्रण और उनके निपटाने से ये संबंधित था। जबकि यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण दिया गया है, यानी कि इसमें से आप समझ सकते हैं कि इसमें सही कौन है, तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है, बाकी सब ये गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के उच्चतर अवस्तरों पर मौजूद ओजोन, ये बताना है किसमें से किसके प्रभाव का एक उत्पाद है। और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर मौजूद ओजोन जो परत है यानी जिसका ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3 होता है, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का एक उत्पाद होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है कि ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए प्रयोग नहीं होता है। भाप आसवन द्वारा इसमें से कौन सा जो है कि भाप आसवन के द्वारा पृथक करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और इसका सही जवाब है कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का पृथक्करण भाप आसवन द्वारा नहीं होता है। भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए नींबू का तेल, चंदन की लकड़ी का तेल और एनिलीन का प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। और भाप आसवन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस तरीके से
देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि पेट्रोलियम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ कौन सा है। मानव में रोग उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजुआ होता है यानी कि लिस्मेनिया होता है। और इसका सही जवाब है कि लिस्मेनिया होता है और ये आर्ट संबंधी रोग को बढ़ावा देता है। और इसका हस्तांतरण कैसे होता है, तो रेत यानी कि बालू से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। ये 50वां प्रश्न है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो है कि कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। और कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब शरीर में लंबे समय तक कार्टिसोल हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा बनी रहती है। और इसका परिणाम शरीर द्वारा बहुत अधिक कार्टिसोल बनाने या दवाएं लेने से हो सकता है, जो शरीर को कार्टिसोल की तरह को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें कार्टिसोल का अधिकतम स्राव के कारण ये जो है कि कुशिंग सिंड्रोम के कारण ये कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है 51वां प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे कि किसने कांग्रेस से अलग होकर के पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। ये 51वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। इस तरीके से सही जवाब है इसका मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। ये प्रश्न भी काफ़ी बार ये पूछा गया है बीपीएससी TRE 1 TRE 2 के सभी प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे जो सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को उसका प्रारंभ हुआ था। और इसके जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे और इसके दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके अगर हम तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो तीसरे जो सत्याग्रही थे तीसरा यानी कि वो ब्रह्मदत्त थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था हालांकि वो ज़्यादा सफल नहीं रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें दूसरे सत्याग्रही का नाम पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू। और अगर तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त, ये उसके तीसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी मार्च के समय गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था तो भारत का वायसराय उस समय कौन था, ये बताना है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था, तो 1930 में किया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उन्होंने और इसे नमक कानून का उल्लंघन किया था जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और वो 12 मार्च से लेकर के वो 6 अप्रैल तक उन्होंने यात्रा किया था और दांडी पहुँच करके नमक बनाया था वहाँ पर। और उनमें जो है कि उनके साथ 78 जो है कि सहयोगी उनके साथ चल रहे थे। और उस समय बताना है कि कौन था वायसराय भारत का, तो लॉर्ड इरविन जो हैं वो उस समय के भारत के वायसराय थे 1931 में। चूँकि ये घटना 1930 की है और 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो सही जवाब है इसका। और इसके बाद के प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। गांधी जी ने जो अहमदाबाद में जो सूती मिल श्रमिकों के साथ आंदोलन किया था वो किया था यानी कि 1918 में। और गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के ये विवाद हुआ था और इसमें ये 1918 में हुआ था। इसके पहले आपने देखा, आपको पता है कि 1917 में गांधी जी ने बिहार। इसके बाद का प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। और इसका सही जवाब है कि हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी यानी कि 1882 में की गई थी। और ये कमीशन किससे संबंधित था, तो 1882 के हंटर आयोग की अध्यक्षता किया था सर विलियम हंटर ने और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना जो की गई थी वो शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। और आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो इस तरीके से 1882 इसका सही जवाब है। इसके बाद का प्रश्न है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये काफ़ी चर्चित ये घटनाक्रम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और 1919 में जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था जहाँ पे स्वर्ण मंदिर था और वहीं पे जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। और उसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 1919 में एक हंटर कमेटी की भी
उसका गठन किया गया था उसकी जांच करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था कब, ये बताना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था और केंद्रीय विधायिका मंडल में जब सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद को लेकर के बहस चल रही थी। बम फेंकने में वो दोनों सुरक्षा से गिरफ्तारी भी दे दिए थे उन दोनों ने। और इसके बाद के प्रश्न आप देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। स्वतंत्रता से पहले बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसके 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये बताना है। और 27वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रघुनाथ नरसिंह मुघोलकर ने किया था, और जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। और जो 38वां यानी कि बिहार में और भी एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये तो 27वां अधिवेशन था जो पटना में हुआ था बांकीपुर में, और इसके बाद बिहार में कोई अधिवेशन हुआ था तो 38वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में हुआ था और इसके अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास ने, यानी कि जो गया में हुआ था 1922 में। और इसके बाद 53वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जो कि अब झारखंड में है, तो 1940 में ये हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके बाद के प्रश्न आप यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था, यानी कि इसमें सीधी कार्रवाई दिवस लिखा है, उसमें प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने किया था 16 अगस्त 1946 को, और उसने जो है कि पूरे दिन 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और इसके पीछे के क्या कारण थे उसको भी। और ये सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था ये कोलकाता में मनाया गया था। उस समय कोलकाता में मुस्लिम लीग की सरकार थी और इसका मुख्य कारण क्या था कि उन्होंने अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इनमें से किसने कहा इसमें से देख लीजिए, इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। और इसका सटीक जो जवाब क्या है आप देख सकते हैं। एन.वी. रमना का ये कथन है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में से ग्रसित हैं। और ये न्यायमूर्ति एन.वी. रमना जो थे वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल बताया था। महात्मा गांधी ने, यानी कि जब असहयोग आंदोलन जब चला रहे थे तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था आग लगा करके थाने में, तो इसके बाद से महात्मा गांधी से काफ़ी दुखित हो गए थे और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसे महात्मा गांधी ने कहा था कि ये उनकी हिमालयी भूल थी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका है, यानी कि चौरी चौरा कांड को उन्होंने अपनी हिमालयी भूल बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि देख सकते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं यानी कि अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, तो अंडमान निकोबार इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं कि स्थित नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो डफला पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित नहीं हैं। डफला पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है और डफला जो पहाड़ियाँ हैं वो असम और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग पर स्थित हैं। तो इस तरीके से डफला इसका सही जवाब है, जबकि ये जयंतिया, खासी और गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन अगर कहीं होता है तो किशनगंज में होता है और किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण जो है वो चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं और यही कारण है कि किशनगंज में करीब 45 एकड़ से अधिक ज़मीन पर चाय की खेती की जाती है। किशनगंज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि वसंत विश्व यानी कि जो कि अगले दिन यानी कि 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो इसका आप देख सकते हैं कि 22 मार्च के बाद से
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, यानी कि जो हिंदू नववर्ष के अनुसार जो पहला कैलेंडर का जो महीना होता है वो यानी कि वो चैत से शुरू होता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम से भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है और देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सिक्किम के दक्षिण भारत में पश्चिम बंगाल से उसकी सीमा जुड़ती है, यानी कि सिर्फ एक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए काफ़ी आदर्श मानी जाती है, यानी कि कपास की खेती के लिए? तो आप जानते हैं कि काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और कपास की खेती आप जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया था, यानी कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया था इसका निर्माण। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इतने राज्यों को कवर करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि उन्होंने कब इसको पढ़ा था? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हैं, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में इसे पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो बताना है कि उस समिति का गठन कब हुआ था। 1928 में उस समिति का गठन किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन जब 1927 में उसका गठन हुआ था और उसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में तैयार किया गया था और जिसमें भारत के लिए एक नए डोमिनियन संविधान का खाका उसमें खींचा गया था। तो 1928 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं यानी कि जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि जो अनुच्छेद 32 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था उसको। तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से अब कि बताना है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो भी स्वचालित जो यानी कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ये निलंबित हो सकते हैं, यानी कि 352 जो है ये इमरजेंसी का प्रावधान इसमें किया गया है, आपातकाल का प्रावधान है और उसके तहत जो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों को दिए गए हैं वो स्वतः ही वो निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है कि भारत के संविधान के संसद में जो गण पूर्ति यानी कि जो कोरम ये जो प्रावधान है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 100 यानी कि और खंड 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी कि संसद में गण पूर्ति यानी कि जो कोरम की प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत से भी संशोधित हो सकता है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अगला प्रश्न है। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 29-30 में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 29-30 जो है ये इसके लिए सही जवाब है।
ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट था, यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए। इसके बाद के जो प्रश्न हैं, यानी कि जो डीएलएड के जो प्रश्न आएंगे 75, उसको भी अब हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।